KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की स्थिति पर एक्सप्लेनर के साथ। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दिखाता है कि साल 2019 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण भारत 7वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स घातक और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों की रैंकिंग 25 जनवरी 2021 को जारी की गई है। CRI यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रैंकिंग में टॉप देश मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामा, जापान, मलावी और अफगानिस्तान है। भारत की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में रैंकिंग 5वीं थी, जो 2021 के CRI इंडेक्स में 7वें पर रही। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लीजिए। साल 2019 में सबसे ज्यादा 2267 और सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस 68,812 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने के मामले में भारत सूची में सबसे ऊपर है। इट्स ओवरऑल CRI रैंकिंग फिगर्ड एट नंबर 7 ड्यू टू लो फैटेलिटीज per 1 lakh of inhabitants and losses per unit of GDP due to climate change induced extreme weather events such as storm, floods, heat waves and cyclones। रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2000 से साल 2019 के बीच पिछले 20 वर्षों में हुए 11,000 से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की घटनाओं के डायरेक्ट रिजल्ट के चलते दुनिया भर में 4,75,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी और पिछले 20 वर्षों में 2.56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। Puerto Rico, Myanmar and Haiti were the top 3 most affected countries during the 20-year period, with India figuring at number 20 in the long-term CRI. 8 of the 10 countries most affected between 2000 and 2019 are developing countries with low or lower middle income per capita। आइए भारत की स्थिति डिटेल में समझते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2019 में भारत में मॉनसून की स्थिति सामान्य से अधिक महीनों तक जारी रही, जिससे बारिश का सरप्लस बड़ी परेशानी का कारण बन गया। 14 राज्यों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ 1,800 मौतों के लिए जिम्मेदार रही और इसके कारण 1.8 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ। कुल मिलाकर 11.8 मिलियन लोग भारी मानसून के मौसम से प्रभावित हुए। इससे हुई अनुमानित आर्थिक क्षति 10 बिलियन US डॉलर रही है। इसके अलावा कुल 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ साल 2019 से सबसे ज्यादा एक्टिव नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन्स में से एक दर्ज किया गया है। 8 चक्रवातों में से 6 वेरी सीवियर यानी सबसे ज्यादा गंभीर थे। मई 2019 में साइक्लोन फैनी सबसे शक्तिशाली था, जिसने कुल 28 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, जिसमें भारत और बांग्लादेश में लगभग 90 लोग मारे गए थे और 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। ग्लोबल CRI जर्मन वॉच द्वारा विकसित किया गया है, जो घातक घटनाओं के साथ साथ आर्थिक नुकसान के रूप में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के क्वांटिफाइड इंपैक्ट्स का विश्लेषण करता है। इंडेक्स म्यूनिख रे नैटकैट सर्विस 11 के डाटा पर आधारित है, जिसे दुनिया भर में इस मामले में सबसे विश्वसनीय और पूर्ण डेटाबेस में से एक माना जाता है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के सोशियो इकोनॉमिक डाटा को भी शामिल करता है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आकाश NG मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च की गई, जानिए मिसाइल की खासियत। ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के डिफेंस से जुड़ा हुआ है। आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया और टारगेट को टेक्स्ट बुक प्रिसिशन के साथ इंटरसेप्ट किया। लॉन्च ओडिशा के तट से एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। आइए से जुड़े याद रखने लायक फैक्ट्स देखते हैं। आकाश NG एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई हमले से निपटने में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में DRDO, BDL और BEL की संयुक्त टीम द्वारा किए गए टेस्ट लॉन्च फ्लाइट के दौरान उच्च युद्धाभ्यास करके सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया गया। DRDO ने कहा कि नई आकाश मिसाइल लक्ष्य तक वार करने में अचूक रही है। टेस्ट में यह हर पैमाने पर सफल रही। मिसाइल का कमांड कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स, एरोडायनामिक्स सिस्टम सभी ने ठीक ढंग से काम किया। इसको एंटी मिसाइल के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। During the test launch, the entire flight path of the missile was monitored and the flight data was captured by various range instruments such as radar, EOTS and telemetry systems deployed by the Integrated Test Range in Chandipur। सिस्टम के साथ
इसकी इंटीग्रेशन की क्षमता के लिए मल्टी फंक्शन रडार का परीक्षण किया गया था। आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है। मिसाइल की लंबाई है 19 फीट। आकाश मिसाइल 60 किलोग्राम के भार वाले हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये 40 से 60 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी 1 सेकंड में 1.20 किलोमीटर। The next topic is National Non-Communicable Disease Monitoring Survey. It covers General Study Paper 3 diseases. Union Health Minister Dr. Harshvardhan released the National Non-Communicable Disease Monitoring Survey, the largest comprehensive national survey on risk factors and health systems preparedness of non-communicable diseases. 5 में से 2 वयस्कों में 3 या उससे ज्यादा एनसीडी रिस्क फैक्टर्स थे। एनसीडी के दबाव में हेल्थ सिस्टम की कार्यप्रणाली को भी यहाँ रेखांकित किया गया है। हर 4 वयस्कों में से 1 और 6.2% किशोर अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे। 10 वयस्कों में से लगभग 3 का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और 9.3% का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था। 5 में से 2 से ज्यादा वयस्क और 4 किशोरों में से 1 ने अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि की। इनमें नमक का औसत दैनिक सेवन 8 ग्राम था। परिणाम बताते हैं कि प्रत्येक 3 वयस्कों में से 1 और 1/4 से अधिक पुरुषों ने क्रमशः किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन किया और पिछले 12 महीनों में शराब का सेवन किया। इस सर्वे को साल 2017-18 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य रिस्क फैक्टर्स, सिलेक्ट एनसीडी और हेल्थ सिस्टम्स रिस्पॉन्स जैसे की इंडिकेटर्स पर रिलायबल बेसलाइन डाटा कलेक्ट करना था। मानकीकृत उपकरणों और विधियों का उपयोग करते हुए एनसीडी पर यह अपनी तरह का पहला व्यापक सर्वेक्षण है, जो देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के 15 से 69 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करता है। अब देखिए UNCTAD की रिपोर्ट पर शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज एक्सप्लेनर। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी से संबंधित है। कोविड-19 पैंडेमिक में विदेशी निवेशकों का भरोसा जहां विकसित अर्थव्यवस्थाओं को लेकर डगमगाया हुआ था, वहीं भारत का बाजार फेवरेट बना हुआ था। साल 2020 के दौरान भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 13% का इजाफा हुआ है। UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट का कहना है कि ग्लोबल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI 2020 में 42% की जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए। खास बात यह है कि भारत में FDI इनफ्लो को डिजिटल सेक्टर का जोरदार डोज मिला है। विदेशी निवेशकों ने भारत का रुख किया, जिससे 2020 में FDI 13% बढ़ गया। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार चीन ने FDI के मामले में दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ते हुए $163 बिलियन का इनफ्लो प्राप्त किया है। As per official data, FDI equity inflows into India grew 21% to $35.33 billion in the April-October period of fiscal 2021 from $29.31 billion a year earlier. ग्लोबल FDI 2020 में 42% की जोरदार गिरावट के साथ साल 2019 के 1.5 लाख करोड़ डॉलर से लुढ़ककर यह $859 अरब रहा। As per the Geneva-based organization, India and Turkey are attracting record numbers of deals in IT consulting and digital sectors, including e-commerce platforms, data processing services, and digital payments. भारतीय IT कंपनीज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए यूरोपीय और अन्य बाजारों को टारगेट करते हुए अधिग्रहण में 30% की वृद्धि की घोषणा की है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में जानिए सब कुछ। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी को कवर करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और लॉकडाउन से प्रभावित साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से वायरस संक्रमण का प्रसार नहीं रुका, पर घरेलू उपभोग घट गया। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2021 में 7.3% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। यूएन रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। विश्व की आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर इस बहुपक्षीय संगठन की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के ताजा संस्करण में कहा गया है कि साल 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.3% संकुचित हुई। ये संकुचन 2009 के 2.5 गुना से ज्यादा है। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% की हल्की वृद्धि हो सकती है और उससे 2020 के नुकसान की किसी तरह से भरपाई हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सभी अर्थव्यवस्थाओं पर महामारी का गहरा असर पड़ा है और इस क्षेत्र में 8.9% की आर्थिक गिरावट का अनुमान है।
रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में अपने इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है और देश की अर्थव्यवस्था 2020 में करीब 10% संकुचित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट ने विकासशील देशों में श्रम बाजारों पर कहर बरपाया है। By mid-2020, unemployment rates had quickly escalated to record highs 27% in Nigeria, 23% in India, 21% in Colombia, 17% in the Philippines and above 13% in Argentina, Brazil, Chile, Saudi Arabia and Turkey. अगली हेडलाइन है कि स्पेस एक्स ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड, एक रॉकेट से लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। ये जर्नल स्टडी पेपर 3 के स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर है। स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 की रात अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था। साल 2017 में भारत ने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 नाम दिया गया। फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 2 स्टेज फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे गए। रॉकेट ने भारत के ऊपर से भी उड़ान भरी। इसरो ने भी बेंगलुरु में इसके सिग्नल्स को ट्रैक किया। इससे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स भी देख लीजिए। स्पेसएक्स का पहला स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम मिशन पूरा हो रहा है। राइड शेयर प्रोग्राम छोटी सैटेलाइट्स कंपनीज को कम कीमत पर स्पेस तक पहुंच देता है। 200 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट्स के लिए $1 मिलियन यानी करीब 73 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है। इसके जरिए ये कंपनीज अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेज सकती हैं। 24 जनवरी 2021 को लॉन्च किए गए 143 सैटेलाइट्स में अमेरिका और जर्मनी के 48 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स, 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और 30 छोटे सैटेलाइट्स शामिल हैं। फैल्कन 9 रॉकेट ने शू बॉक्स के साइज वाले क्यूबसेट्स और बहुत भारी माइक्रो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है। This batch of Starlink satellites was the first in the constellation to be placed in the polar orbit. On board was also a spacecraft belonging to NASA. With these satellites, SpaceX aims to provide near global broadband internet coverage all over the world by 2021. आइए बात करते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 की। ये जर्नल स्टडी पेपर 3 के एनवायरनमेंट को कवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2021 को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 में हिस्सा लिया। नीदरलैंड सरकार ने 25 जनवरी 2021 को एक ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट की मेजबानी की। The summit will have a significant focus on securing new investments to ensure that millions of smallholders farmers can adapt to the stresses of climate on food production. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा साल 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य है। हम एलईडी को प्रमोट कर रहे हैं और सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत कर रहे हैं। हम 2030 तक डिग्रेडेड लैंड के 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा, हम 18 मिलियन ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान कर रहे हैं। हम 64 मिलियन घरों में पाइप के जरिए जलापूर्ति कर रहे हैं। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है ये तमाम खबरें आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।